Okay, sir, started. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ में मान ले। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा बेटा, हमने जो लास्ट टाइम डिस्कशन करी थी डेथ से मुताल्लिक, उसमें हमने ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन पर बात खत्म करी थी और मॉलिक्यूलर डेथ स्टार्ट कर दी थी। मॉलिक्यूलर डेथ मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर डेथ जो है वो सेलुलर डेथ कहलाती है और सोमैटिक डेथ के बाद होती है। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि मॉलिक्यूलर डेथ की अलामतें क्या हैं या मॉलिक्यूलर डेथ के साइंस क्या हैं। तो इनको दो तरीके से तकसीम किया गया है, अर्ली साइंस और लेट साइंस। ओके, अर्ली साइंस मॉलिक्यूलर डेथ के 12 से 24 घंटे के अंदर नमूदार होना शुरू हो जाती है। आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर आ रही है। Yes, ठीक sir, है। आ रही है। अच्छा, अर्ली साइंस जो है 12 से 24 घंटे में पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें खास तौर पे आइस में तब्दीली, चेंजेस इन आइस, स्किन में तब्दीली और जिस्म का जल्दी ठंडा हो जाना यानी कूलिंग ऑफ बॉडी, पोस्टमार्टम लिविडिटी, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि डिपोजिशन ऑफ ब्लड इन द डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉलोइंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और फिर चेंजेस इन मसल्स। तो ये 5 तब्दीलियां मॉलिक्यूलर डेथ की अर्ली साइंस में शामिल है। अब एक एक करके देखते हैं। देखिए, आइस लिविंग सब्जेक्ट में दे आर शाइनी, दे हैव सर्टेन ग्लिस्टर, एक चमक होती है इंसान की आंखों में जब वो जिंदा होता है, और जैसे ही मौत होती है आंखों के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तभी जो है वो पुतलियां जो है वो फैल जाती हैं, जिसको हम प्यूपिल डायलेटेशन कहते हैं, और आंख जो है वो खासतौर पे जो अपर लिड आईलिड है वो नीचे गिर जाता है। बास डेड बॉडीज में ऐसा नहीं होता, तो हाथ से बकायदा आंखें बंद कर देते हैं। वो आंखें बंद करने का रीजन ये होता है कि कीड़े मकोड़े आंख के अंदर ना चले जाएं। जब तक उसकी तदफीर नहीं होगी तो मक्खियां, तो डस्ट पार्टिकल्स, तो कीड़े मकोड़े सब आंखों में जा सकते हैं। इंसान जब तक जिंदा रहता है तो कंटिन्यूअस वाटरिंग हो रही होती है, जिसको हम टीयरिंग कहते हैं, आंखों में आंसू चल रहे होते हैं और उससे वॉशिंग हो रही होती है। लेकिन जब आदमी मर जाता है तो सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। कॉर्निया जो है वो ओपेक होना शुरू हो जाता है, लेंस ओपेक होना शुरू हो जाता है, क्लाउडीनेस आना शुरू हो जाती है, और तमाम किस्म के रिफ्लेक्सेस जैसे लाइट रिफ्लेक्स है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स है, ये खत्म हो जाते हैं। जाहिर सी बात है ये जिंदगी की अलामत है कि आंख में जब रोशनी पड़ेगी तो आंख की पुतली यानी आयरिस मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे या रिलैक्स होंगे। तो सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, कॉर्नियल और लाइट रिफ्लेक्स खत्म हो जाता है। आई बॉल जो है वो ढीली हो जाती है और अंदर की तरफ धंस जाती है। आई बॉल जो है वो आई सॉकेट के अंदर धंस जाती है। जिंदगी की हालत में आई के अंदर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है जो कि तकरीबन 23 mm ऑफ वाटर कहलाता है, 23 से 25 mm। आंख के अंदर एक फ्लूइड होता है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, उसका प्रेशर होता है। वो प्रेशर भी खत्म हो जाता है मौत के बाद, क्योंकि वो उसकी डेवलपमेंट ही खत्म हो जाती है। ऑप्टिक डिस्क जो है वो पेल होना शुरू हो जाती है। आपको पता ऑप्टिक डिस्क क्या है? रेटिना का वो पार्ट है जहां पर इमेज बनता है, जहां से ऑप्टिक नर्व निकल रही होती है, तो वो भी पेल होना शुरू हो जाती है क्योंकि उस जगह पर ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, सारी पूरी आई की ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। फंडस जो है, ये फंडस कौन सा मकाम है? फंडस वो मकाम है जहां पर स्क्लेरा में कॉर्निया नमूदार हो रहा होता है। स्क्लेरा इज द फर्स्ट लेयर ऑफ आई बॉल और ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड एज कॉर्निया। तो कॉर्निया का जो और स्क्लेरा का जो जंक्शन होता है वो फंडस कहलाता है। ये भी सब ओपेक हो जाता है। ब्लड वेजल्स जो हैं ये सेगमेंटेड हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ठीक है, और छोटे छोटे से हेमरेजिक स्पॉट्स बन जाते हैं जिनको टेकिस नोइड्स कहा जाता है। तो ये निशानियां हैं आईज में। तो ये हतमी बात है कि अब मॉलिक्यूलर डेथ स्टार्ट हो चुकी। यहां तक बात समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फिर चेंजेस इन स्किन, जिल्द में तब्दीली। अब देखिए, मरने के बाद जिल्द ठंडी होना शुरू हो जाती है, चूंकि उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो गई तो वो पेल भी होना शुरू हो जाती है। जू जू वक्त गुजरता चला जाता है वो ऐशी मटियाली रंग की हो जाती है
और अगर वो ऐसे ही छोड़ दी जाए तो फिर वो और ज्यादा डार्क इन कलर हो जाती है और उसकी ट्रांसल्यूएंसी खत्म हो जाती है। ट्रांसल्यूएंसी क्या है कि एक अगर फर्ज करें लाइट या टॉर्च से आप लाइट मारें स्किन में तो एक ग्लो दिखता है, उसको ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंसी कहते हैं। तो ऐसी बात है, वो रेड ग्लो जो है वो इस वजह से आ रहा होता है कि ब्लड सर्कुलेशन इंटैक्ट होती है, मौत के बाद ये चीज खत्म हो जाती है, तो ट्रांसल्यूसेंसी भी खत्म हो जाती है। इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, आपको पता है इलास्टिक फाइबर्स हैं, दे आर प्रोटीन इन नेचर। ये मौत के बाद जो है खासतौर पर मॉलिक्यूलर डेथ जब स्टार्ट होती है तो दे स्टार्ट डीजनरेशन, ये टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो स्किन में लचक नहीं रहती। अब अगर स्किन को पकड़ के खींचेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में रहेगी। अब ये एक टेक्निकल बात ऐसी है कि अगर बॉडी को टॉर्चर किया गया मौत के बाद, ठीक है, तो स्किन के ऊपर टिश्यूज के ऊपर निशानात मिलते हैं और वो निशानात परमानेंट हो जाते हैं और उनकी नौइयत लाइव वुंड से अलग होती है। हम आगे चल के एंटीमॉर्टम वुंड्स और पोस्टमॉर्टम वुंड्स ये भी पढ़ेंगे, वहां इसकी और तफसील बयान कर दूंगा, लेकिन एक इशारतन बात कर रहा हूं कि स्किन के अंदर इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। ऑल्दो के मौत के बाद अगर बॉडी को टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया, तो निशानात तो पड़ेंगे और स्किन जो है वो अपनी जगह पर वापस नहीं आएगी। जिंदगी की हालत में अगर पिटाई होगी या टॉर्चर हुआ तो स्किन अपनी जगह वापस आ जाती है, क्योंकि वक्त के साथ हीलिंग भी प्रोसेस भी तो चल रहा होता है ना, तो यहाँ हीलिंग नहीं होती मौत के बाद। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ जमीनी तौर पर जिक्र कर दिया। थर्ड पॉइंट है कूलिंग ऑफ बॉडी, बॉडी का ठंडा होना, इसको कहते हैं एल्गर मॉर्टिस। एल्गर मॉर्टिस, देखिए एक टर्म आगे भी आएगी मसल के हवाले से, वो है राइगर मॉर्टिस। याद रखिएगा ये दोनों अलग टर्म्स है। एल्गर मॉर्टिस का मतलब है कूलिंग ऑफ बॉडी और राइगर मॉर्टिस जो है वो चेंजेस इन मसल्स है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अच्छा, कूलिंग ऑफ बॉडी स्टिफनेस हो जो जाती है है। जी, राइगर मोटिस में स्टिफनेस हो जाती है या बॉडी स्टिफनेस अकड़ हो जाती है मरने बिल्कुल, के बॉडी बाद। अकड़ जाती है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, बॉडी का ठंडा होना ना डिपेंड कर रहा होता है कि बॉडी की अपनी कंडीशन क्या थी मौत के वक्त और बॉडी जिस एनवायरनमेंट में मौजूद है उधर का टेम्परेचर क्या है, ये बहुत अहम फैक्टर है। अच्छा, इस कूलिंग ऑफ बॉडी से हम टाइम सिंस डेथ का भी अंदाजा लगा लेते हैं। अब यहाँ पर एक आप नोट करते रहिएगा, अपने पास किताब में नोट कर लें, चाहे आप नोट अपने कॉपियों में नोट करें कि टाइम सिंस डेथ, मौत को कितना अरसा हो गया या मौत हुए हुए कितना वक्त गुजर चुका है, इसका अंदाजा हम चंद पॉइंट से लगाते हैं। तो अभी पहला पॉइंट यहां पर आ रहा है, दैट इज कूलिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स द टाइम सिंस डेथ। ये अभी एक फॉर्मूला है, वो अभी मैं आपके सामने रखूंगा, आप बड़े फैसिनेट होंगे और अंदाजा होगा आपको कि जो फॉरेंसिक मेडिसिन को ये कहा जाता है कि इट्स अ लैंग्वेज ऑफ डेड पीपल्स, ये मुर्दों की बोली है। तो ये हकीकत है कि मुर्दा खुद तो नहीं बोल रहा, यानी बाकायदा हकीकतन तो नहीं बोल रहा, लेकिन उसका जिस्म बोलता है कि उसके साथ क्या हुआ था, उसकी मौत कैसे वाक़ई हुई थी, कितना टाइम गुजर चुका है मौत को। ये इल्म ऐसा है कि इसको जानने के बाद आप डेड बॉडी के हालात जान सकते हैं। तो पहला फैक्टर यहां पर आ गया है कूलिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, वैसे तो आइस में जो चेंजेस हैं और जो स्किन के अंदर चेंजेस हैं ये भी बड़ी अहम है। ठीक है, इनको भी हम देखते हैं, आइस भी देखते हैं और स्किन के अंदर भी तब्दीली देखते हैं और इसी तरीके से हम कूलिंग ऑफ बॉडी भी देखते हैं। अब आइस का मसला ये है कि हो सकता है आइस पहले से खराब हो, कोई पैथोलॉजी हो, कोई भी वॉट एवर बी द रीजन। स्किन भी एक जनरल बहुत बड़ा पॉइंट है, स्किन के अंदर तब्दीली। लेकिन कूलिंग ऑफ बॉडी जो है ना, ये बहुत एब्सोल्यूट और करीब तर एक ऐसा फैक्टर है जिससे हम टाइम सिंस डेथ का अंदाजा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसका फॉर्मूला है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक फॉर्मूला है, एक सिम्पसन साहब थे, उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माइनस रेक्टल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय एवरेज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पर आवर। समझिएगा इसको, इन साहब ने ये कहा, और जो कि बड़ी माकूल बात है, कि इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर होता है एनवायरनमेंट का, ये बहुत अहमियत रखता है और उस
माहौल से बॉडी मुतासिर होती है और अकॉर्डिंगली वो ठंडी होती है। अब देखिए, अगर किसी शख्स की मौत वाक़ हो जाए सहरा में गर्म इलाके में उसकी मौत वाक़ हो जाए, तो आप क्या समझते हैं कि बॉडी जल्दी ठंडी हो जाएगी? नहीं No, sir. नो सर। और एक शख्स की मौत होती No, है sir. एंटार्क्टिक ओशन में, बर्फानी इलाके में, किसकी बॉडी जल्दी ठंडी होगी? बर्फानी इलाके बर्फानी इलाके में जल्दी हो जाएगी। वेरी नाइस। तो एक लॉजिकल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, Yes, फिर एक फैक्टर ऐसा है जिसको समझना बहुत जरूरी है और वो हर इलाके वाइज डिफरेंट होता है। एवरेज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पर आवर, यानी हर घंटे में कितना टेम्परेचर गिर रहा है। अब देखिए, जैसे कराची की बात करते हैं, सुबह फजर हो रही है तकरीबन 6:15 पर, फिर दिन निकलता है तकरीबन 7:10 7:15 तक सूरज निकलना शुरू हो जाता है। सुबह के वक्त एक खुनकी होती है और ठंडक का एहसास होता है, लेकिन जो वक्त गुजरता है, 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, 12 बज रहे हैं, अब इस वक्त अगर टेम्परेचर देखा जाए तो बनिस्बत जरा गर्मी है, तमाज़त है माहौल में, है नहीं है? और फिर Yes. बतदरीज ये दोपहर 2, 2:30, 3 बजे तक मैक्सिमम जाएगा, फिर 4 बजे ये दोबारा ठंडक की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि दिन के मुख्तलिफ पहरों में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और ये होता है, नेचुरल सी बात है। लेकिन एक घंटे में कितना टेम्परेचर गिरता है, ये हर इलाके का अलग होगा। हो सकता है नाजमाबाद का कुछ और हो, लियाकताबाद का कुछ और हो, मलिर और लांडी का कुछ और हो, जौहर वालों का कुछ और हो, है ना ऐसा? यस सर। इस Yes, वक्त sir. भी अगर गुलिस्तान जौहर में कोई जी, सर। बैठा हुआ है, आप में से कोई जौहर के इलाके में रहता है, तो उधर ठंडक का एहसास ज्यादा हो रहा होगा। जी सर। वो खुला Yes, इलाका है, sir. वहां ठंडक ज्यादा होती है। कराची के जितने पेरिफेरीज हैं वहां पर ठंडक का एहसास ज्यादा है। मलिर, लांडी, कोरंगी, इधर भी ठंडक ज्यादा होती है। ठीक है। अब जब एरिया वाइज अलग है टेम्परेचर, तो एवरेज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पर आवर भी अलग होगा। नाउ ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम गवर्निंग फैक्टर कह सकते हैं। ठीक है। एवरेज 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है एक घंटे में इन अवर एनवायरमेंट, लाइक पाकिस्तान या लाइक कराची, लाइक सिंध, इस तरीके जो मॉडरेट एरियाज के लायक। लेकिन जो ठंडे इलाकों की तरफ जाएंगे, ये शायद 1.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाए, ये शायद 1 रह जाए या इससे भी कम हो जाए। और बाज जगह जैसे मरी और इधर चले जाए, नथिया गली और इधर जहां बर्फ पड़ रही है बाकायदा, उधर तो टेम्परेचर गिर ही नहीं रहा होगा या बहुत ही कम गिर रहा होगा, अशारिये में आ रहा होगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये उस इलाके की मालूम होनी चाहिए जहां पर बॉडी मौजूद थी एट द टाइम ऑफ रिकवरी। अगर हमने इस स्टैंडर्ड को मालूम कर लिया तो हम मालूम कर सकते हैं टाइम सिंस डेथ। इस फैक्टर से अप्रोक्सीमेट हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, और फॉर्मूला ये है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो कि 99 होता है या 98.6 होता है, उसको राउंड ऑफ करके 99 रखा है इन्होंने। रेक्टल टेम्परेचर का मतलब ये है कि ये टेम्परेचर उस डेड बॉडी के रेक्टम का नोट किया गया है। अब सवाल पैदा होता है कि भाई रेक्टम का क्यों टेम्परेचर ले रहे हैं, उसके मुंह में थर्मामीटर क्यों नहीं रख देते, उसके बगल में क्यों नहीं रख देते। और आजकल तो वो जो यूवी लाइट वाले आ रहे हैं थर्मामीटर्स, कोरोना के उस हवाले से चेकिंग होती है, 1.5 फीट के फासले से ही वो चेक कर लेता है। उस थर्मामीटर से फायदा क्यों नहीं ले रहे, रेक्टम का टेम्परेचर क्यों ले रहे हैं? कोई बता सकता है? गैस कर सकता है कोई? चलिए मैं बताता हूं। देखिए, बॉडी का कोर होता है, कोर सेंटर ऑफ बॉडी, और कुछ हिस्सा होता है पेरिफेरी का जिसमें हाथ पैर आते हैं। ठीक है, ये फोर आर्म आता है। तो टेम्परेचर हमेशा कोशिश करते हैं कि कोर बॉडी का लें, इसको कहते हैं कोर टेम्परेचर। अब जिंदगी की हालत में तो मुंह में थर्मामीटर रख देते हैं,
मौत की हालत में मुंह में टेम्परेचर नहीं चेक करते, उसके कई रीजंस हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट इज डेड, ठीक है, तो होल्ड नहीं कर सकता। नंबर 2, हमें पता नहीं है कि उसके मुंह में आखिरी टाइम पे क्या चीज मौजूद थी, क्या उसको जहर दिया गया था, वो निवाला खा रहा था, उसके मुंह में क्या चीज थी, हमें नहीं पता, ठीक है, और हम उसमें तब्दीली चाहते भी नहीं है ज्यादा, लिहाज अच्छा बगल में भी रख सकते थे। सवाल ये होता है कि बगल में टेम्परेचर थर्मामीटर रख देते, तो बगल का भी नहीं लेते, क्योंकि बगल का या पेरिफेरी का जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 1-1.5-2 डिग्री कम होता है। टेबल पे। बेटा बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ठीक है, Yes, तो sir. रेक्टम में इंसर्ट करते हैं ताकि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उसका आ जाए। जो जीआईटी है ना आते हैं, ये बड़ी देर से ठंडी होती हैं, ये भी एक रीजन है, ठीक है। सर और जी जी, आप दोबारा बताएगा, आर्मपिट में क्यों नहीं रखते? पेरिफेरल टेम्परेचर हमेशा 1 डिग्री लेस होता है। ये बच्चों में करते हैं, बच्चे मुंह में थर्मामीटर तोड़ सकते हैं, चबा सकते हैं, मरकरी होती है, लिहाजा हम बगल में रख लेते हैं, देखा होगा आपने, या बुजुर्गों के बगल में रख रहे होते हैं। फर्ज करें उसमें आता है 97, तो आप इसको 1 प्लस कर ले 98, अगर वहां 99 आ रहा है तो आप इसको समझे 100। ये सब आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर चेक करने। जब आप क्लिनिक, मसला वही है ना कि आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग अभी हो नहीं रही है, तो टेम्परेचर रीडिंग की टेक्निक्स होती हैं और तरीके होते हैं, उसूल होते हैं। उन उसूलों के तहत ये है कि पेरिफेरल टेम्परेचर 1 डिग्री लेस होता है। यकीन ना आए तो करके देख लीजिएगा, अपने घरों में आपके थर्मामीटर होंगे, साफ सुथरा करके मुंह में रखिए, जो मुंह में टेम्परेचर आए उसको नोट करिए, फिर उसको झटक कर दोबारा आर्मपिट में रखें, उधर टेम्परेचर चेक करें, 1 डिग्री लेस होगा। नेचुरल सी बात है ये, ठीक है। ओके सर। तो हमको चाहिए होता है कोर टेम्परेचर, लिहाजा थर्मामीटर जो है वो रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है और वहां से टेम्परेचर लिया जाता है। बस बात यह है कि जितनी जल्दी ये सारे प्रोसेस करेंगे उतनी जल्दी हम असेसमेंट करेंगे टाइम सिंस डेथ का। जितना डिले करेंगे, अगर बॉडी बिल्कुल ठंडी हो गई है और टेम्परेचर फर्स्ट करो 0 डिग्री पर आया हुआ है या 1 डिग्री पर आया हुआ है या बिल्कुल एनवायरनमेंट से सेम हो गया, तो फिर टाइम सिंस डेथ निकालना इस फैक्टर से मुश्किल होगा, फिर दूसरा फैक्टर चेक करेंगे। अच्छा, और रेक्टम के अंदर जो थर्मामीटर इंसर्ट किया जाता है वो ऑर्डिनरी क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं होता, जरा बड़ा सा होता है और मजबूत होता है, और वो मरकरी बेस नहीं होता, वो अल्कोहल बेस होता है, ठीक है। ये आपने देखे होंगे अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स के लैब्स में, इंटर के लेवल पर दीवारों में लगे हुए होते हैं लंबे लंबे से, जो रूम टेम्परेचर को बता रहे होते हैं, ठीक है, वो अल्कोहल बेस Yes, होता है। sir. और इसी तरीके से होता है, बड़ा होता है और उसको कहते हैं थेंटोमीटर, ओके। है तो वो भी थर्मोमीटर, लेकिन उसको थेंटो इस वजह से कहते हैं कि ये फिक्स हुआ हुआ है डेड बॉडी के लिए, कॉर्प्स का टेम्परेचर चेक करने, ओके। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा जो है वो टाइम सिंस डेथ का अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा, चंद ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी ठंडी होने के बजाय उसका टेम्परेचर बढ़ गया, इस फिनोमिना को कहते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। पोस्टमार्टम आफ्टर डेथ, कैलोरिसिटी का मतलब है हीट या टेम्परेचर, हॉटनेस। मौत के बाद जिस्म को ठंडा होना है, ये एन फितरती एक तरीका उसूल है, बॉडी ठंडी होती है वक्त के साथ। लेकिन कुछ कंडीशंस में बॉडी ठंडी देर से हो रही होती है या टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो कंडीशंस देखते हैं और समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। एक कंडीशन है सनस्ट्रोक। जी पूछिए बेटा, जरा जोर से बोलो। सर आपने अभी बोला ना कि मौत के बाद बॉडी जो ठंडी हो रही होती है तो उसे कहते हैं, तो क्या है वो, एक बार रिपीट सर ने? एल्गर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस बताया था अभी शुरू में ही, ठीक है, एल्गर मोर्टिस कहते हैं उसको। अच्छा, अब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें एल्गर मोर्टिस जो है वो रिवर्स हो रहा है, ठंडी होने के बजाय बॉडी हीट अप हो रही है। वो कौन सी कंडीशन है, ये ध्यान में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सन स्ट्रोक, जिसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। कभी आपने लू लगते हुए पेशेंट को देखा है? गर्मियों में लू लग जाती है लोगों को, यस सर।
और कहते हैं भाई ये जानलेवा भी हो को सकता देखा है, है। बिल्कुल डेथ्स हो जाती हैं यस सर। और बड़ी तेजी से डेथ होती है, बड़ी तेजी से, आधे पौन घंटे के अंदर आदमी एक्सपायर हो सकता है, इतना खतरनाक मामला भी हो सकता है। जब टेम्परेचर हाई डिग्री गया हुआ हो और बंदा पानी भी नहीं पी रहा हो, धूप में खड़ा हुआ हो, काम कर रहा हो, बस स्टॉप पर हो, बहुत खतरनाक हालत हो जाती है। तो उस वक्त जब मौत होगी तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। उसका रीजन ये है कि मौत होती ही हाई ग्रेड की वजह से, हाई ग्रेड फीवर की वजह से टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है जिस्म का और वो ठंडा नहीं हो पा रहा होता। सन स्ट्रोक में क्या करते हैं एहतियाती तदाबीर? नंबर 1, शेड में लेकर आए उस सब्जेक्ट को जिसको हीट स्ट्रोक हुआ है, फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको पानी पिलाएं, उसको हवा झलें, ठंडे एनवायरनमेंट में लेके जाएं। अच्छा, लोग गलती करते हैं एकदम बर्फ वाला पानी पिलाना शुरू कर देते हैं, वो और खतरनाक है, उससे भी मौत वाकई हो सकती है। ब्लड वेसल्स जो है, देखिए हीट में डायलेट हो रही होती हैं, ब्लड वेसल्स हीट में डायलेट हो रही होती हैं हाई टेम्परेचर में, और आप एकदम उसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा? एपिथेलियल डैमेज हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, इतनी खतरनाक चीज है। ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। बाहर से आए गर्मी में और आते ही फ्रिज खोला और ठंडा पानी पिया, देखिए बाज मर्तबा इतना शदीद सर में दर्द होता है कि कई घंटों तक नहीं ठीक होता। साइनस की अलग प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो कभी ऐसा ना करें। सन स्ट्रोक का अगर पेशेंट है तो उसको नॉर्मल पानी पिलाएं या निस्बतन थोड़ा सा ठंडा हो, और वो भी घूट बाय घूट दें उसको, सिप बाय सिप, वो हाइड्रेट होना शुरू हो जाएगा। फिर आयोनिक बैलेंस उसका बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रोलाइट्स उसके बैलेंस होना चाहिए। तो नमक पानी इस्तेमाल कराते हैं या ORS दिया जाता है या नींबू पानी दिया जाता है। ठीक है, अदरवाइज उसकी डेथ हो सकती है और बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। सन स्ट्रोक वो रीजन है जिसमें पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी देखी जाती है। ठीक है, इसी तरीके से पोंटाइन हैमरेज, ब्रेन हैमरेज हुआ। अब ब्रेन बहुत बड़ा है, उसके कई रीजन, कई एरियाज हैं, उसमें से खासतौर पे पॉन्स या मेडुला, इधर अगर हैमरेज हो जाए तब भी हाई ग्रेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर सेंटर भी है, रेस्पिरेटरी सेंटर भी है, और इसके एसोसिएटेड थैलेमस भी है, जो कि है ही थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। उसको थर्मोस्टेट कहते हैं थैलेमस को। ठीक है, हाइपोथैलेमस को, थैलेमस को। तो ये उस एरिया में अगर इन्फेक्शन हो गया, हेमरेज हो गया, तब भी बॉडी जो है वो गर्म हो जाती है। टेटनस वाली कंडीशन में भी ऐसा ही होता है। टेटनस क्या है? एक इन्फेक्शन है, इसमें बॉडी जो है वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है टेटनोस्पाज्मिन की वजह से। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जरासीम है, वो पॉइजन रिलीज करता है टेटनोस्पाज्मिन, तो उससे जो है ना मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में चले जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एटीपीज उस रिक्वायर्ड करती है। कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एटीपीज के बगैर नहीं होता, तो एटीपीज बहुत ज्यादा बर्न होना शुरू हो जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है और बॉडी हीटअप हो जाती है। ऐसे ही स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग में कुचला जिसे कहते हैं, इजराकी, या हर्बल मेडिसिन में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, हब्बे इजराकी और हब्बे आसाब, उसके अंदर स्ट्रिक्नीन पड़ती है। स्ट्रिक्नीन का भी एक साइड इफेक्ट है, अगर इसके ओवरडोज हो जाए तो पॉइजनिंग हो जाती है और बंदा कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में चले जाता है और बाकायदा कमर दोहरी हो जाती है, ऐसे आर्च लाइक, सर और सर पीछे की तरफ ऐसे यूं टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, कमर टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी आर्च हो जाती है बैकवर्ड, स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती है। बहुत तकलीफ दे मौत होती है स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग में। उसको कहते हैं कंडीशन को ऑफिस्टोटोनस। ऑफिस्टोटोनस, जब मैं आपको स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग पढ़ाऊंगा टॉक्सिकोलॉजी में तो वहां इसका जिक्र जरूर आएगा। तो इस कंडीशन में भी बॉडी जो है वो हाई टेम्परेचर पे चली जाती है। क्लियर? यस सर। ऐसे मैं बताता चलूं, स्ट्रिक्नीन चौथे दर्जे में और बाज़ किताबों में तीसरे दर्जे में की अद्विया में शामिल है। इसको इस्तेमाल करने का बहुत एहतियात रखें। इसको पहले इसकी इस्लाह की जाती है, इसको एटीन्यूएट किया जाता है, तब इस्तेमाल करना। ऐसे फौरन ऐसे रॉ नहीं इस्तेमाल करा देते, पॉइजन है ये, स्पाइनल स्टिमुलेंट है और स्पाइनल टॉक्सिसिटी करता है, बाकायदा ये फिट्स वाली कंडीशन ले आता है। तो बेदरीग इसका इस्तेमाल सही नहीं है, एहतियात से इस्तेमाल कराएं। ऑल्दो के इसके फायदे बहुत हैं लेकिन एहतियात से। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक्यूट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन आपको पता है खुद इटसेल्फ एक बड़ी बहरानी कैफियत है बॉडी में। इन्फेक्शन से फीवर होता है, नंबर 1। इन्फेक्शन की निशानी ही फीवर है।
और जितना ज्यादा इन्फेक्शन होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर टाइप ऑफ इन्फेक्शन पर भी डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन था किस जरासीम की वजह से, ठीक है। और वायरल इन्फेक्शंस भी बड़े खतरनाक होते हैं कुछ जैसे अभी इवन ये कोरोना मामला चल रहा है तो ये भी वायरल इन्फेक्शंस, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हाई ग्रेड भी नहीं जा रहा टेम्परेचर, लेकिन जाता है कुछ, जैसे कॉक्सैकी या साइटोमेगालो वायरस वाले जो इन्फेक्शंस हैं इनमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चले जाता है। तो उसमें भी अल्टीमेटली क्या होता है, एनकेफेलाइटिस हो जाता है, ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और फिर फिट्स पड़ते हैं, फिर वही पोजीशन होती है और हाई ग्रेड टेम्परेचर चले जाता है, बॉडी डेड हो जाती है और पोस्टमार्टम कैलोसिटी देखने में आती है। इसी तरीके से इंटेंस एस्फिक्सियल कंडीशंस, एस्फिक्सिया मैंने आपको बताया था, एस्फिक्सिया क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से जो डेथ होती है उसको क्या कहते हैं, एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया की कई कंडीशंस हैं, गला घोट देना थ्रॉटलिंग, लटका देना गले में फंदा डालकर हैंगिंग, ठीक है, बेंस डोला, एक डंडा लेकर गले के ऊपर रखकर प्रेस कर देना, इसको बेंस डोला कहते हैं, सीना के ऊपर चढ़ जाना, सीने को कुचल देना, ये लिंचिंग कहलाता है। ये लिंचिंग और बेंस डोला जो है इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ जो हिंदुओं ने कत्लेआम किया था गुजरात वाकये में, उसमें लिंचिंग और बेंस डोला इस्तेमाल किया था, बेदर्दी से मारा था मुसलमानों को, शहीद किया था, ठीक। तो ऐसी कंडीशन जो कि जिसमें इंटेंस एस्फिक्सियल डेथ हो रही हो, जिसमें शिद्दत हो और जिसमें जबर भी हो रहा हो और मज़ाहमत कर रहा हो बंदा, ठीक है। जैसे गला घोट रहा है तो बंदा ये खुशी खुशी तो नहीं कहेगा हाँ जी मेरा गला घोट दो, मज़ाहमत करेगा ना। या बेंस डोला हो रहा हो, 4 लोगों ने पकड़ लिया और 2 लोग उसके गर्दन पे बांस रखकर उसको प्रेस कर रहे हो, लकड़ी रखकर प्रेस कर रहे हो, तो कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रहा होगा। तो बीएमआर बढ़ जाता है एट दैट टाइम, लिहाजा पोस्टमार्टम कैलोसिटी देखने में आती है इस किस्म की मौतों में, इंटेंस एस्फिक्सियल डेथ में, ठीक। ये चंद वो कंडीशंस थी जिसमें बॉडी ठंडी होने के बजाय बॉडी हीट अप हो रही है, ओके। ऑल्दो कि एक वक्त आएगा बॉडी ठंडी हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर जो है और हमेशा जो है वो गर्म रहेगी, ठंडी हो ही जाएगी, लेकिन ये वो कंडीशंस हैं जिनमें बॉडी टेम्परेचर ठंडा होने के बजाय काफी देर तक बढ़ा रहता है, ठीक है। और एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी ज्यादा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा होता। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Sir. Yes, sir. यस सर। चलिए मेरे ख्याल है अभी यहाँ वीडियो स्टॉप करते हैं। बेटा आपने रिकॉर्डिंग नहीं करी? नहीं सर, चल रही है रिकॉर्डिंग। चल रही है, ओके ठीक है, चलिए एंड करते हैं, दोबारा ज्वाइन करें। ओके।